हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। निम्नांकित चित्रों को देखिए और समझिए कि वर्णों के सार्थक समूह से शब्द कैसे बनते हैं। जैसे क, ल, म, इन तीनों वर्णों को मिलाया तो शब्द हमारा क्या हुआ? कलम। सु, र, ज, इन तीनों वर्णों को मेल से क्या शब्द बना हमारा? सूरज। चंद्रमा, तीनों वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बना? वर्णों से मेल से कौन सा शब्द बना? चंद्रमा। यानी हम शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहेंगे? शब्द। यानी वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द। जिन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बिजली, कुर्सी आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे गप, गप शब्द कोई भी शब्द है, तालमेल कोई ऐसा शब्द होता है। तो किन्हीं शब्दों का तो अर्थ होता है और किन्हीं शब्दों का अर्थ नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बिजली को हमने इस तरह से, सार्थक शब्द क्या है? हमने शब्दों को पढ़ा और अर्थ निकाल लिया कि इस बिजली शब्द ऐसे बोला जाता है और 3 शब्दों वर्णों से मिलकर बना हुआ है। मगर हमें इसी बिजली शब्द को इस तरह से लिखने लीजिए तो आप समझ सकोगे। सिर को, कुर्सी को अपन इस तरह लिखें तो ये क्या है? शब्द वर्ण है, मगर वो क्या है? सार्थक नहीं है, एक तरीके से जमे हुए नहीं है, इसलिए ये शब्द कैसे हुए? निरर्थक शब्द। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों को अपनी बात नहीं समझाई जा सकती। यानी इन शब्दों में हम अपनी बात को नहीं समझा सकते। जैसे वाक्य किसे कहेंगे? सार्थक और क्रमबद्ध शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। शब्द क्या था? वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह से जो शब्द बनते हैं। मगर वाक्य किसे कहेंगे? सार्थक और क्रमबद्ध शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। जैसे सुधा प्लस गुड़िया से, ये क्या है? ये हमारा सु क्या है? वर्ण है, और धा मिलाया तो ही ये हमारा शब्द हुआ। और इन शब्दों को हमने क्रम से लिखा तो ये हमारा क्या हो गया? सुधा गुड़िया से खेल रही है। मगर अगर हम इन्हीं को अलग अलग से लिखें तो ये हमारे क्या है? शब्द है। तो ये वाक्य नहीं होते हैं, मगर इन्हीं शब्दों को हम क्रम से और एक तरीके से व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो यही शब्द हमारे क्या हो जाते हैं? वाक्य। शब्द और पद में अंतर। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द है, किंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है। यानी कोई भी सार्थक शब्द है और वो किसी वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है तो वो किस में बंध जाएगा? व्याकरण के नियमों से बंध जाएगा और उसका रूप भी बदल जाएगा, उसके रूप में भी परिवर्तन आएगा। तब वह शब्द ना रहकर हमारा क्या बन जाता है? पद। जैसे मुदित, सुबह, स्कूल, ये क्या है? तीनों शब्द हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द रहकर ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाएंगे। जैसे मुदित सुबह स्कूल जा रहा है, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इसका रूप बदल गया है। मुदित क्या है? एक क्या है? एक बच्चा है, पुल्लिंग है और एक वचन है, तो ये क्या बन जाएगा? शब्द से हमारा पद बन जाएगा। यानी ये व्याकरणों के नियमों में बन जाएगा, तो यही हमारा क्या होता है? पद। अतः हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि व्याकरणों के नियमों से
में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद। व्याकरणों के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? पद। वाक्यों में पदों का सामान्य क्रम क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? कर्ता, फिर कर्म, अंत में क्या होगी हमारी? क्रिया। सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता, कर्ता के बाद कर्म और अंत में हमारी क्या होगी? काम करने वाला क्या कहलाता है? क्रिया, क्रिया होती है। शब्दों के वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जा सकता है। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर। वो 5 आधार कौन कौन से हैं? पहला है हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है हमारा रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है हमारा अर्थ के आधार पर और पांचवा है हमारा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। अर्थात किसे कहेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द। और जब ये शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्या हो जाते हैं? पद हो जाते हैं। और वाक्य किसे कहेंगे? सार्थक और क्रमबद्ध शब्दों के मेल से जो वाक्य बनता है उसे हम कहते हैं वाक्य। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पे होता है? 5 आधारों पे। कौन कौन से? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर।